नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के पहले भी मैंने इस श्रृंखला से संबंधित लगभग 10 वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने परीक्षा का जो पैटर्न है और आपका जो सिलेबस जो है आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है, उसी के अनुसार जो है प्रश्नों का निर्माण किया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है। तो है दी अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? पहला विकल्प है रॉलेट एक्ट, दूसरा विकल्प है पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा विकल्प है इंडियन आर्म्स एक्ट और चौथा विकल्प है इल्बर्ट बिल। हमारा सही आंसर है विकल्प ए, रॉलेट एक्ट को जो है द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से जाना जाता है। हम सबको मालूम है कि ब्रिटिश सरकार ने 1917 में, कब? 1917 में सिडनी रॉलेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सिडनी रॉलेट। ठीक है, इनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था और इस कमेटी ने 1918 में, कब? 1918 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंप दी और उसके आधार पर, इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 18 मार्च, कब? 18 मार्च 1919, एक सेकंड, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। यह तिथि भी पूछी जाती है, कब? 18 मार्च सन 1919 को जो है यह एक्ट पारित हुआ। प्रश्न किसी भी प्रकार से जो है परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। और इस जो है एक्ट की खासियत क्या थी, इसकी क्या विशेषता थी, इसका भारतीयों ने क्यों विरोध किया? तो इस एक्ट के तहत जो है किसी भी भारतीय को राजद्रोह या राजद्रोहात्मक कार्यों में लिप्त रहने के संदेश मात्र पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था और उसके विरुद्ध जो है एक गुप्त अदालत में, ओपन अदालत में नहीं, एक गुप्त अदालत में कार्यवाही कर उसे जो है अधिकतम 2 वर्षों के लिए कैद की सजा दी जा सकती थी। ठीक, हाँ, उन्हें अपने वकील से संपर्क करने की इजाज़त भी नहीं थी, अपने वकील से संपर्क करने की इजाज़त भी नहीं थी। तो इसीलिए जो है गांधी जी ने इस आंदोलन को कहा था, मैंने इसके पहले के भी वीडियो में आपको बताया है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। ठीक है, न कोई अपील है, ना कोई वकील है, ना कोई दलील है। जब वकील ही नहीं होगा तो दलील ही कहाँ से होगा? ठीक है, तो इसीलिए जो यह स्टेटमेंट जो है आता है किस एक्ट के लिए है? तो किस एक्ट के लिए? रॉलेट एक्ट के लिए। लेकिन किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है। बिना वकील, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है। और जिन्ना ने इसे काला कानून कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे काला कानून कहा था। इसी के विरोध में, इसी रॉलेट एक्ट के प्रावधानों के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को जो है एक देशव्यापी हड़ताल का आयोजन गांधी जी ने आयोजित किया था और ज़्यादातर नेता जो है गिरफ्तार किए जाने लगे, हड़ताल के समय गिरफ्तार कर लिए गए। इसी श्रृंखला में जो है पंजाब में, कहाँ पे? पंजाब में सत्यपाल किचलू, डॉक्टर सत्यपाल थे और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में जनता ने वहाँ पे प्रदर्शन किया और बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को, कब? 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया और जो है
जिसके सभा का आयोजन किया, जिसके लिए सरकार ने अनुमति नहीं दी और जो है माइकल डायर ने जो है जनरल आर डायर को वहाँ पे जो है लोगों को हटाने के लिए कहा, और ऐसा न होने पर उन्होंने तब तक गोलियां चलाई जब तक गोलियां ख़त्म नहीं हो गए। लगभग सारे नागरिक वहाँ पे जितने लोग सम्मिलित थे सबको गोलियों से भून दिया और इसका बाद में व्यापक विरोध हुआ। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है रॉलेट एक्ट। दूसरा विकल्प है पिट्स इंडिया एक्ट, तो यह 1784 में पारित हुआ था। इंडियन आर्म्स एक्ट तो 1878 में पारित हुआ था। इंडियन आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? 1878 में था। इसके विरोध में भी काफ़ी व्यापक प्रदर्शन हुआ था, क्योंकि इसमें भारतीयों को बिना लाइसेंस के जो है शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था या उनको शस्त्र बेचने का अधिकार नहीं था। लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था, यह भी प्रश्न आता है। इल्बर्ट बिल 1883 की है। कब का? 1883, और लॉर्ड रिपन के समय में यह पारित हुआ था। इसका भी अंग्रेजों के द्वारा इस बिल का विरोध किया गया। यह एक महत्वपूर्ण न्यूज है इसमें है कि इल्बर्ट बिल का विरोध जो है भारतीयों के द्वारा न करके अंग्रेजों के द्वारा किया गया, क्योंकि इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीश को यूरोपियों के विरुद्ध या अंग्रेजों के विरुद्ध भी मुकदमा सुनने का अधिकार था, और इसी के फलस्वरूप इस जो अंग्रेजों ने जो विरोध किया, लॉर्ड रिपन ने समय से पूर्व अपना त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है, भारत का उद्धारक कहा जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है विकल्प अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर, मतलब जो अहोम विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व करता कौन था? नेता कौन था? गोमधर कुंवर थे, और यह विद्रोह 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था। हमारा दूसरा विकल्प है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह राम सिंह कूका, यह गलत है। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व जो है राम सिंह कूका ने नहीं किया था, बल्कि जो है रामोसी विद्रोह का नेतृत्व जो है सरदार चित्तर सिंह ने किया था। सरदार चित्तर सिंह ने किया था। ठीक है, उसके बाद जो है उमा सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। चित्तर सिंह के बाद जो है उमा सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, और यह विद्रोह जो है 1822 से लेकर 1829 तक चलता रहा। 1822 से लेकर 1829 तक चलता रहा, और इसमें मुख्य कारण ये था कि जो मराठी सेना के जो कर्मचारी थे, तो मराठा साम्राज्य के पतन के बाद जो उन्होंने क्या किया, कुछ तो करना जीविकोपार्जन के लिए, तो उन्होंने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया, और अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया। इसके विरोध में इन्होंने चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। हमारा विकल्प सी है गडकरी विद्रोह, बाबाजी अहिरेकर सही है। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व अगर वास्तव में देखा जाए तो बाबाजी अहिरेकर ने किया था। ठीक है, 1844-45 में गडकरी विद्रोह हुआ था बाबाजी अहिरेकर के नेतृत्व में। गडकरी विद्रोह में भी जो मराठा किले में कार्य करने वाले जो आनुवांशिक कर्मचारी थे या आनुवांशिक थे, जो गडकरी सैनिक थे वो आनुवांशिक सैनिक थे और मराठा किलों में कार्य करते थे। बाद में मराठा साम्राज्य का पतन हुआ, उन्होंने भी कृषि कार्य प्रारंभ कर लिया, जिसके बाद जो है उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, इसके बाद विकल्प डी है कोया विद्रोह, टोम्या सोरा। कोया विद्रोह का नेतृत्व जो है टोम्या सोरा ने किया था। 1879-80 में कोया विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में गोदावरी क्षेत्र में हुआ था। और यह विद्रोह जो है मुख्य रूप से जो आबकारी कानून वहाँ पे लागू हुआ था उसको लेकर था। आबकारी कानून को लेकर था, जिसमें क्या किया गया था कि ये लोग जो है कोया लोग जो थे घर में ताड़ी बनाते थे। ठीक है, नारियल किससे ताड़ी बनाया जाता है, तो ताड़ी बनाते थे। ताड़ी बेसिकली एक मादक पदार्थ है, तो ताड़ी बनाने पर
नए आबकारी कानून में जो परिवर्तन हुआ तो उसमें ताड़ी बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके विरोध में जो है कोया ने विद्रोह कर दिया। किसके नेतृत्व में? टोम्या सोरा के नेतृत्व में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ठीक है, पहला विकल्प है संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। गलत कथन, यह कथन सही नहीं है। हमारा विकल्प बी है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक, विकल्प सी जो है, विकल्प बी जो है हमारा सही आंसर है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। एक बार और विकल्प सब देख लेते हैं तब बताते हैं इसका आंसर। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। ये भी गलत है, इसके लिए पब्बजा संस्कार होता था। विकल्प डी है, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीने के लिए निश्चित आवास चुनते थे। यह कथन भी गलत है, तो कथन बी हमारा सही है। ठीक है, कि वर्षा ऋतु के दौरान जो है मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अब हम आपको बताएं कि जो वर्षा ऋतु का 4 महीना होता है, वर्षा ऋतु का जो 4 महीना होता था, तो उसमें जो बौद्ध भिक्षु होते थे वह कहीं भ्रमण करने नहीं जाते थे, धर्म प्रचार या किसी अन्य कार्य से वह कहीं भ्रमण करने नहीं जाते थे, बल्कि जो है बिहारों में ही निवास करते थे। तो इस समय जो है धर्म का कार्य चूंकि स्थगित रहता था, तो जब वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाती थी और पुनः उनको धर्म प्रचार के लिए जाना होता था, तो उसी समय जो है आपका पौरन नामक संस्कार या समारोह कह सकते हैं, समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार होता था। मतलब समीक्षात्मक मीटिंग होती थी, यह एक समीक्षात्मक सभा होती थी जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्यवाही जो है या आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। ठीक है, और साथ ही साथ जो है जो बौद्ध भिक्षु उसमें प्रतिभाग करते थे वो अपने द्वारा किए गए कार्यों को भी बताते थे। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो इस सभा में वह उस गलती को, उस अपराध को स्वीकार करते थे, जिसके लिए बाद में उनको अलग अलग दंड का प्रावधान होता था। ठीक है, तो आप लोग मुझे लगता है समझ गए होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना, देखिए यहाँ पे हो गया तुमना, हो गया तुलना है। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? पहला विकल्प बीजी तिलक, दूसरा विकल्प जी.के. गोखले, तीसरा विकल्प दादा भाई नौरोजी, तो चौथा विकल्प एनी बेसेंट। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी। उनका कहना था कि जिस प्रकार से औरंगजेब ने जो है भारतीयों को प्रताड़ित किया, सामान्य जनता को प्रताड़ित किया, उसी प्रकार से करजन ने अलग अलग नीतियां बनाकर, अलग अलग अधिनियम पारित करवाकर जो है भारतीयों को प्रताड़ित किया गया। इसलिए जो है जी.के. गोखले ने उसके प्रशासन की तुलना किससे की? औरंगजेब से की। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो इसमें है कि कहाँ से निकलती हैं पूछा गया है। तो पहला विकल्प है अमरकंटक, दूसरा विकल्प है बद्रीनाथ, तीसरा विकल्प है महाबलेश्वर, चौथा विकल्प है नासिक। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो अमरकंटक से जो है सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती हैं, साथ ही गोदावरी नदी भी यहीं से निकलती है। ठीक है, तो सोन नदी और नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है, तो सोन नदी जो उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया, सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और वह
बिहार से में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में पटना से पहले ही जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है तथा नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आकाश गंगा वर्गीकृत की गई हैं। तो पहला विकल्प सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, दूसरा विकल्प विद्युत गैलेक्सी के रूप में, तीसरा विकल्प अनियमित गैलेक्सी के रूप में, चौथा विकल्प गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में जो है आकाश गंगाओं का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। आप कभी कभी आता है कि आकाश गंगाओं का निर्माण किससे हुआ, किस सिद्धांत के फल से, तो महाविस्फोट सिद्धांत ये कहता है। महाविस्फोट सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है महाविस्फोट जो है सिद्धांत। और इसके प्रतिपादक हैं एब जॉर्ज और लेमेंटेयर। ठीक है, एब जॉर्ज और लेमेंटेयर इसके प्रतिपादक हैं किसके, महाविस्फोट सिद्धांत के। तो महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यंत सघन पिंड के रूप में था, जिसमें विस्फोट के पश्चात जो है जो आपका ब्रह्मांड के जो पदार्थ थे वो चारों ओर फैल गए और यह पदार्थ ही हमें गैलेक्सी के रूप में दिखाई देता है। यह जो ब्रह्मांड के जो विभिन्न पदार्थ थे, ठीक है, जब विस्फोट हुआ तो इधर उधर बिखर गए और वह गैलेक्सी का रूप धारण कर लिए। तो जो गैलेक्सियों के जो है अनंत जो ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड जो है जो गैलेक्सियों का अनंत स्वरूप होता है, क्योंकि उनकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है वो। ठीक है, तो गैलेक्सियों का जो अनंत समूह होता है उसी के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। परिभाषा ये भी पूछी जाती है परीक्षाओं में। तो ब्रह्मांड को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, गैलेक्सियों के अनंत समूह के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड के में लगभग 1000 अरब गैलेक्सी हैं, 1000 अरब गैलेक्सियां हैं। ठीक है, और प्रत्येक गैलेक्सी के लगभग 100 अरब तारे हैं। प्रत्येक गैलेक्सी के लगभग 100 अरब तारे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए तो कितनी गैलेक्सियां हैं ब्रह्मांड में, 1000, वो भी अरब, 1000 अरब। और प्रत्येक गैलेक्सी के कितने तारे हैं, 100 अरब। प्रत्येक गैलेक्सी के अपने अलग अलग 100 अरब तारे होते हैं। जिस गैलेक्सी में हमारा जो सौरमंडल स्थित है, जिस गैलेक्सी में प्रश्न आता है कि हमारी जो है हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी में स्थित है, तो हमारा सौरमंडल जो है वह मंदाकिनी गैलेक्सी में स्थित है। इसको हम लोग आकाश गंगा भी कहते हैं, दुग्ध मेखला भी कहते हैं। ठीक है, बाद में जो है इसके स्वरूप को लेकर कोई कहता था गोलाकार, कोई कहता था वर्गाकार है, लेकिन इसका स्वरूप बाद में 2005 में कोई एक टेलीस्कोप था स्पिट्जर करके, ठीक है, टेलीस्कोप के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त हुई। तो कब, 2005 में, कि इसका आकार जो है सर्पिलाकार है। ठीक है, सर्पिलाकार इसका आकार है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। पहला विकल्प है 5, दूसरा विकल्प है 6, तीसरा विकल्प है 3, चौथा विकल्प है 4। मैंने आप लोगों को जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई है तो वहाँ पे विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया था कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख, कितने प्रकार के समता का उल्लेख, सब मैंने आपको बताया था। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, 3 प्रकार के। कौन कौन से, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
मिलता है। मैंने आपको बताया था प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो कितने प्रकार के न्याय हो गए? 3 प्रकार के न्याय हो गए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिल रही है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिल रही है आपको। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। कितने प्रकार की समता का उल्लेख है? 2 प्रकार की समता का उल्लेख प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग से शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यही हमारे संविधान की प्रस्तावना। अगर आप लोग संविधान की प्रस्तावना तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो फिर यह क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इस पे भी हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है। पहला विकल्प अनुच्छेद 222, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 32, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 226, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जो है अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की या मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके विरुद्ध जो है 5 प्रकार की रिटें निकालता है। 5 प्रकार की को मालूम होगा, मैं जल्दी से वैसे बोल दे रहा हूँ। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। 5 प्रकार की रिटें जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट निकालता है। और विकल्प भी है आपका अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट वही रिटें जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को रिटें निकालने का अधिकार है। अनुच्छेद 222 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 222 में होता है न्यायाधीशों के ट्रांसफर से संबंधित है। तो अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण या स्थानांतरण से यह संबंधित है। और अनुच्छेद 222 खंड 1 क्या कहता है? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकेगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 222 खंड 1 में प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? तो पहला विकल्प है पिछली लोकसभा अध्यक्ष को, जो कि गलत है। दूसरा विकल्प है पिछली लोकसभा उपाध्यक्ष को, यह भी गलत है। तीसरा विकल्प है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, यह सही कथन है। और चौथा कथन है पिछली लोकसभा में विपक्ष के नेता को, यह भी गलत है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। जो प्रोटेम स्पीकर होता है तो वह जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसे ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। और इसका मुख्य कार्य यही है कि लोकसभा के सदस्यों को यह शपथ दिलाता है और साथ ही साथ जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक कार्यवाहियों की जो है अध्यक्षता भी करता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है? पहला विकल्प 5 वर्ष, दूसरा विकल्प राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तीसरा विकल्प 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, और चौथा विकल्प 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। विकल्प सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। जो भारत का मैंने यहाँ पे निर्वाचन आयुक्त बोला ना, हाँ, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया कहीं न्यायाधीश तो नहीं बोल दिया था। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसका कार्यकाल या तो 6 वर्ष होता है, अगर 6 वर्ष के पहले 65 वर्ष का हो जाता है तब भी उसे रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है। हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 324 का जो खंड 5 है उसमें कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीत से हटाया जा सकता है जिस रीत से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को।
मतलब यह प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको आपको यहाँ पे बता दिया कि किस रीत से हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीशों को जो हटाने का प्रावधान है वही प्रावधान जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी है, और उसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, या अधिकतम वो 65 वर्ष तक अपनी उम्र पर और अपने पद पर रह सकता है। हमारा अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनघनत्व उच्चतम था। पहला विकल्प उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प बिहार, तीसरा विकल्प पंजाब, चौथा विकल्प तमिलनाडु। यहीं पे तमिलनाडु हो गया है, तमिलनाडु। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। विकल्प बी, बिहार का जो है जनघनत्व सर्वाधिक है। बिहार का जनघनत्व जो है 1106 इसमें है, 1106, मतलब 1 किलोमीटर की रेंज में वहाँ पे 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, विकल्प, और सबसे जैसे नंबर 1 पे आपका बिहार हो गया। सब इसके पहले जो पश्चिम बंगाल रहता था हमेशा, ठीक, और इसके बाद नंबर 2 पे होता है पश्चिम बंगाल। नंबर 2 पे है पश्चिम बंगाल। अब की बार पहले नंबर 1 पे 2011 में बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, जहाँ का जनघनत्व है 1028। कितना है, 1028। ठीक, और अगर देखा जाए तो केरल है इसके बाद। केरल का जनघनत्व कितना है, 860 है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है, 829 है। हरियाणा का कितना है, 573 है। ये जो है आपके सर्वाधिक जनघनत्व वाले स्थान है। अगर न्यूनतम जनघनत्व भी पूछ लिया जाता कभी कभी, तो न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश का। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है 17 है। सिक्किम का है, मिजोरम का है, मिजोरम का 52 है, मिजोरम का 52 है। इसके बाद सिक्किम का है, सिक्किम का 86 है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको मैंने आपको बता दिया। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले कि किस केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व सर्वाधिक है, तो दिल्ली का नाम आएगा। किसका नाम आएगा, दिल्ली का। यहाँ पे 11,320 लोग जो है 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। और न्यूनतम केंद्र शासित अगर पूछ दिया जाए जनघनत्व, तो अंडमान निकोबार आ जाएगा, अंडमान एवं निकोबार। यहाँ का कितना है जनघनत्व, 119 है। 119 मतलब अरुणाचल प्रदेश से बहुत ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर से भी ज़्यादा है। मणिपुर का 115 ही है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला विकल्प है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, यह सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है, वाराणसी में स्थित है। दूसरा है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान श्रीनगर, यह गलत है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान जो है यह श्रीनगर में न होकर यह लखनऊ में है। कहाँ पे है, यह लखनऊ में है। 4 सितंबर 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, विकल्प सी है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, ये भी है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। विकल्प डी सब सही है, विकल्प बी हमारा गलत है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है श्रीनगर में न होकर लखनऊ में है। हमारा अगला प्रश्न है भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है। पहला विकल्प 21.04, दूसरा विकल्प 24.56, तीसरा विकल्प 21.67, चौथा विकल्प 2.89। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर वृक्षारोपित नहीं वनाच्छादित पूछ रहे हैं, तो कितने परसेंट जो है, कितने प्रतिशत क्षेत्र पे जो है वनों का जो है डाटा प्राप्त हुआ है, तो वनों का डाटा जो है 21.67 पे 21.67% जो है वनाच्छादित है। और विकल्प डी जो है 2.89 यहाँ पे वृक्षावरण है, वृक्षावरण है। तो कुल जो टोटल हो जाता है वह आपका विकल्प बी हो जाता है 24.56। अगर प्रश्न आता है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन किस राज्य में अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश हो जाता है। कहाँ पे,
मध्य प्रदेश में है नंबर 2 पे, अरुणाचल प्रदेश। हमें 3 डाटा याद रखना चाहिए। इसके बाद छत्तीसगढ़ है तीसरा कहाँ पे है? छत्तीस। सबसे बड़ा नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़। अगर यही चीज़ जो है प्रतिशत के हिसाब से पूछ लिया जाए, सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है, तो सर्वाधिक प्रतिशत है आपका कहाँ पे? मिजोरम में। मिजोरम में है लगभग 85% के आसपास का जो है यहाँ पे डाटा प्राप्त होता है। इसके बाद एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि सर्वाधिक वनों में कहाँ पे वृद्धि हुई, किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वनों के क्षेत्रफल में, तो आपका आएगा कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा विकल्प है तमिलनाडु, तीसरा विकल्प है नागालैंड, चौथा विकल्प है मणिपुर। तो जो आपका इंतानकी है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? विकल्प बी, तमिलनाडु में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी और प्रभावकारी होता है उसे कहते हैं? पहला विकल्प है प्रभावी प्रजाति, दूसरा विकल्प है कीस्टोन प्रजाति, तीसरा विकल्प है स्थानिक प्रजाति और चौथा विकल्प है सर्वदेशीय प्रजाति। तो हमारा विकल्प बी हम सही आंसर, कीस्टोन प्रजाति। कीस्टोन प्रजाति वह प्रजाति या प्रजातियों का समूह होता है जिसका समुदाय अथवा पारिस्थितिकी पर मात्र उनकी अत्यधिक संख्या के कारण ही नहीं बल्कि आशा से कहीं अधिक उनके कार्यों से जो है अभिव्यक्त होता है, इसलिए इसको कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रैकिंग गैस कहा जाता है? क्रैकिंग गैस कहा जाता है, पहला विकल्प नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा विकल्प है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा विकल्प है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड को कहा जाता है। और इसे क्रैकिंग गैस इसलिए कहा जाता है कि यदि यह लगातार पत्थर पर इसको डाला जाए, प्रवाहित किया जाए, तो पत्थर जो है छत बिछत हो जाता है। ठीक है, पत्थर छत बिछत हो जाता है। और इसका जो स्रोत है सबसे अधिक जो है कहाँ से यह गैस प्राप्त होती है, तो ताप शक्ति विद्युत गृह जो होते हैं, जो कोयला आधारित ताप शक्ति विद्युत गृह होते हैं, वह इसका मुख्य स्रोत है। खनिज तेल शोधन प्रयोगशालाएं हैं, स्वचालित वाहन है, इन सब में जो है यह गैस ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दिस सिटी एंड सी ए नॉवेल के लेखक हैं? पहला विकल्प है क्लोज़ाओ, दूसरा विकल्प है राजकमल झा, तीसरा विकल्प है राणा दास गुप्ता, चौथा विकल्प है रणेंद्र। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, राजकमल झा जो है दिस सिटी एंड सी ए नॉवेल के लेखक हैं। ठीक है, यह इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार और लेखक हैं। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हैं और पेशे से एक लेखक भी हैं राजकमल झा। और इनको जो है ये जो पुस्तक इनकी है दिस सिटी एंड सी, तो दिस सिटी एंड सी के लिए जो है 2020 का, कब का? 2020 का रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। मैंने आपको जो पुरस्कार वाली श्रृंखला पढ़ाई उसमें इसका विवरण दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्लोज़ाओ जानते हैं आप, नोमैडलैंड के जो है डायरेक्टर हैं और इनको बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। विकल्प सी है राणा दास गुप्ता जो है इनको 2019 का जो है राणा दास गुप्ता को 2019 का टैगोर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी एक रचना है सोलो उपन्यास के लिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। और विकल्प डी है रणेंद्र, तो रणेंद्र को जो है 2020 का श्रीलाल शुक्ला इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया था। श्रीलाल शुक्ला इफ्को
साहित्य पुरस्कार। ये सभी पुरस्कार मैंने आपको पुरस्कार वाली वीडियो में बताए भी हैं, इनका नाम आया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है बीट प्लास्टिक प्रदूषण, दूसरा विकल्प है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, तीसरा विकल्प है जैव विविधता, चौथा विकल्प है वायु प्रदूषण। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम है। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसके मतलब है कि हम लोग फिर से जो है पुरानी व्यवस्था जो है पौधों का वृक्षारोपण करके, जलों का संचयन करके पुरानी व्यवस्था को लाएं, जिससे हम अपने पर्यावरण को शुद्ध बना सकते हैं। ठीक है, तो हम 2021 की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण 2021 का जो है मेज़बानी किसने किया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेज़बानी अगर पूछ दिया जाए तो अब हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान ने जो है इसकी मेज़बानी की थी। इसके बाद पहला विकल्प है बीट प्लास्टिक प्रदूषण, काफ़ी महत्वपूर्ण था, 2018 की थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस की। ठीक, इसके बाद है जैव विविधता, विकल्प सी है जैव विविधता 2020 की थीम थी। और है डी है वायु प्रदूषण 2019 की थीम थी। हमारा अगला प्रश्न है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। पहला विकल्प है 1978, दूसरा विकल्प है 1975, तीसरा विकल्प है 1986, चौथा विकल्प 1976। सर है विकल्प सी 1986। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जो है 1986 में प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है अभी हाल में ही प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हो गया, जो थे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, विकल्प बी प्रसिद्ध खगोलविद, विकल्प सी है क्रिकेटर और विकल्प डी है पर्यावरणविद एवं अर्थशास्त्री। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, पर्यावरणविद और अर्थशास्त्री थे। प्रोफेसर राधा मोहन का भी हाल में ही 11 जून 2021 को निधन हो गया है और वह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद थे। 2020 में महत्वपूर्ण इसलिए भी है, 2020 में इनको पद्मश्री मिला था। 2020 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और भारत में जैविक खेती के बहुत प्रबल समर्थक थे। भारत में जैविक खेती के प्रबल समर्थक थे प्रोफेसर राधा मोहन। विकल्प अगला प्रश्न है अभी हाल में ही नासा के वैज्ञानिकों द्वारा किस एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है। पहला विकल्प है TOI 1231b, विकल्प बी है TOI 1230, विकल्प सी है TOI 1231, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर विकल्प ए TOI 1231b। अभी हाल में ही नासा के खगोलविदों द्वारा जो है एक एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है, जिसका नामकरण हुआ है TOI 1231b। अगर इसका खोजकर्ता पूछा गया है तो जेनिफर बर्ट और डायना ड्रैगोमीर जो है इसके खोजकर्ता कौन, जेनिफर बर्ट और डायना ड्रैगोमीर। और इसको बताया जा रहा है पृथ्वी के ही समान है और पृथ्वी के आकार में 3.5 गुना बड़ी है। 3.5 गुना जो है यह बड़ा है और इसके जो वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है। किसकी? हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अभी हाल में ही QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे गलत हो गया, यूनिवर्सिटी है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी की गई है। किस विश्वविद्यालय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला विकल्प है MIT का मतलब है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
और विकल्प बी है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, विकल्प सी है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, विकल्प डी है आईआईटी बॉम्बे। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए एमआईटी। एमआईटी को जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी के नाम से जानते हैं। और इस सूची में जो है अगर द्वितीय स्थान देखा जाए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ जो है विकल्प से हमारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को, कैम्ब्रिज और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, स्टैनफोर्ड वही यूनिवर्सिटी है जहाँ के एलन थे। ठीक है, यूनिवर्सिटी के को संयुक्त रूप से जो तीसरे स्थान पे रखा गया है। और आईआईटी बॉम्बे जो है भारत का आईआईटी बॉम्बे, इसको जो है 177वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आईआईटी दिल्ली को 185वां स्थान प्राप्त हुआ है। आईआईटी दिल्ली को 185वां स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर को जो है 186वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जिसको 186वां स्थान प्राप्त हुआ, अगर अनुसंधान के क्षेत्र में देखा जाए तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ इसे। अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और पूरे यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसको प्राप्त हुआ है? एमआईटी अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक ना, इसमें कुल लगभग 1300 विश्वविद्यालयों को इस रैंकिंग में सम्मिलित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो पहला विकल्प है क्लास का इन्होंने दिया है तो है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल, यह सही है। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल, यह सही है। पूछ रहा सुमेलित नहीं है। तो विकल्प भी है कोबाल जो उच्च स्तरीय भाषा होती है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी सही है। विकल्प सी है एफडी फिक्स डिपॉजिट, नहीं, अगर हम इसको जो आईसीटी के परिप्रेक्ष्य में लेंगे तो ये फ्लॉपी डिस्क है, यह फ्लॉपी डिस्क है। विकल्प डी है मोडम, तो मोडम का फुल फॉर्म है इन्होंने दिया है मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर, ये सही है। इसका एमओ लिया गया मोडम का और डीईएम इसका लिया गया मोडम। ठीक है, एक सेकंड कुछ। हाँ, अगला प्रश्न है यूएलएसआई का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? पहला विकल्प द्वितीय पीढ़ी, दूसरा विकल्प तृतीय पीढ़ी, चौथा विकल्प चतुर्थ पीढ़ी, तीसरा विकल्प चतुर्थ पीढ़ी और चौथा विकल्प पंचम पीढ़ी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों में यह यूएलएसआई का प्रयोग किया गया। यूएलएसआई क्या है? अल्ट्रा, यू से हो गया अल्ट्रा लार्ज और एल से हो गया LAR अल्ट्रा लार्ज, सी एस से है स्केल, एस से है स्केल और आई से है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म है। और यह जो है आपके पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों में इसका प्रयोग किया गया। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न लाइनक्स है। पहला विकल्प उच्च स्तरीय भाषा, दूसरा विकल्प निम्न स्तरीय भाषा, तीसरा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा विकल्प सर्च इंजन। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, किसी नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने तथा सूचना के आदान प्रदान को सरल बनाने के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं का समूह कहलाता है। नियमों और प्रक्रियाओं के समूह पर ध्यान दीजिएगा। पहला विकल्प सर्वर, दूसरा विकल्प प्रोटोकॉल, तीसरा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है
विकल्प बी प्रोटोकॉल। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अस्तित्व में आया, पहला विकल्प है 25 दिसंबर, दूसरा विकल्प है 25 दिसंबर 1953, दूसरा विकल्प है 28 दिसंबर 1953, तीसरा विकल्प 16 सितंबर 1953, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है, कब इसकी स्थापना हुई थी? 28 दिसंबर 1953 को जो है यूजीसी अस्तित्व में आया था और इसको वैधानिक स्वरूप जो है 1956 में प्राप्त हुआ। ठीक ना। प्रश्न आता है, इसका उद्घाटन किसने, यूजीसी का उद्घाटन किसने किया था? तो उस समय के शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, निम्न अनुसंधान विधियों में से किस विधि में चरों का नियंत्रण आवश्यक है? पहला विकल्प है दार्शनिक, दूसरा विकल्प है ऐतिहासिक, तीसरा विकल्प कार्योत्तर और चौथा विकल्प है प्रायोगिक। तो हमारा सही आंसर है कि हमें किस विधि जो है चरों पर नियंत्रण कहाँ पे जो है कंपल्सरी रूप से करना पड़ता है, किस मेथड में? प्रायोगिक मेथड में जो है चरों पे नियंत्रण प्रयोगकर्ता करता है। अगला प्रश्न है, मध्यमान +1 मानक विचलन एवं माइनस, यहाँ पे होना चाहिए था -1, एक सेकंड, +1 और -1, ठीक है, -1 मानक विचलन के मध्य कितने प्रतिशत लोग होंगे? जो हमारा जो है रिसर्च में जो है एनपीएस जो होता है, ठीक है, तो उसमें उसका जो आकार होता है जैसे है, ठीक है, मतलब ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, ये मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके जो है अगर प्लस, इधर जो प्लस होता है इधर माइनस हो गया, मान लीजिए +1 है -1 है, तो इसके मध्य जो है कुल कितने % लोग होंगे? तो इसके परसेंट अगर आप देखा जाए +1 -1 के मध्य कितने लोग होंगे? तो 68.26% लोग होंगे, 68.26% लोग होंगे। अगर यही है +2 -2 के मध्य कितने लोग होंगे? तो +2 -2 के मध्य जो है उसको मैंने एनपीएस बोल दिया था, एनपीसी है वो, एनपीसी, ठीक है। तो इसमें जो है आपके 95.44% लोग होंगे। अगर यही +3 -3 में के मध्य कितने लोग होंगे? तो उसमें जो है 99.73% लोग होंगे और यही +4 -4 के मध्य जो 99.97% लोग होंगे। ठीक है, तो ये +1 -1 के बीच में जो है आपका 68.26 है, +2 -2 के मध्य जो है 95.44 और +3 -3 के मध्य 99.73 और +4 -4 के मध्य में 99.97 लोग होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लूम ने शिक्षण के संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा है? पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है 5 और 5, चौथा, पहला विकल्प 3, दूसरा विकल्प 4, तीसरा विकल्प है 5 और चौथा विकल्प है 6। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी 6। ब्लूम ने शिक्षण के संज्ञानात्मक पक्ष को कुल कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा। कौन कौन सा? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, कभी कभी आता है कि सबसे ऊपर कौन है? तो मूल्यांकन। यह हो गया ब्लूम का जो संज्ञानात्मक विकास का जो वर्गीकरण है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्नों को रखा था जो कि आपके परीक्षागत और पाठ्यक्रम के अनुसार बनाए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसे आप अवश्य देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।